अब हमारा बुकरम। अपनी टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए हम बुकरम से स्टार्ट करेंगे। बुकरम होता है अ स्टिफ फैब्रिक मेड बाय impregnating a lightweight open cloth with adhesive and fillers. बुकरम is available in many colors. देखिए, सबसे पहले तो ये जो बुकरम यानी कैनवास, कैनवास जो होता है ये स्टिफ फैब्रिक होता है जो कि लाइट वेट होता है और इसमें खुली खुली सी बुनाई होती है और जिसमें कि जो है एडेसिव, एडेसिव यानी एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे चिपकाने की क्षमता होती है, जिसमें चिपकाने वाला पदार्थ इसके एक साइड में जो है उसको पेस्ट कर दिया जाता है और उसे इस तरह से फिनिश कर दिया जाता है। अब जब भी आप इसको कपड़े के साथ रख के और हीट देते हैं यानी कि प्रेस करते हैं तो ये जहाँ वो आपका एडेसिव लगा हुआ है वो वाला साइड आपका जाके कपड़े से चिपक जाता है और इस तरह आप कपड़ों को, कॉलर्स को फिनिश करने के लिए, बैंड्स को फिनिश करने के लिए, नेक फिनिश करने के लिए अलग अलग तरह के जो बुकरम होते हैं उनका यूज करते हैं और उनसे आप फिनिशिंग करते हैं। ये अलग अलग कलर्स में भी आते हैं। सफेद तो हम कॉमन भी देखते ही हैं लेकिन ये बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं। डिजाइनर गारमेंट्स में, ड्रेसेस में जहाँ ट्रांसपेरेंट होते हैं और फिनिशिंग करनी होती है तो उनमें जो है स्टिफनेस लाने के लिए इस तरह से कलर्ड फुल जो बुकरम का यूज किया जाता है। अब हमारा है ब्रेक इन पैंट्स। ब्रेक, ब्रेक मतलब खत्म होना या ब्रेक, रुक जाना। तो अब आपकी जो पैंट्स की जो लंबाई होती है ये उससे रिलेटेड है। पैंट और ट्राउजर ब्रेक रिफर्स टू द फोल्ड इन द फैब्रिक दैट ऑक्यूर्स एट द बॉटम ऑफ द पैंट लेग इज एज इट रेस्ट ऑन द शू। जहां आपकी पैंट की जो लंबाई होती है शू पर आकर के रुक जाती है, खत्म होती है, उसे कहते हैं ब्रेक इन पैंट्स। देखिए यहाँ फुल ब्रेक है। फुल ब्रेक मतलब क्या होता है, आपका जो ये पैंट की जो लंबाई है ये शूज के ऊपर आने के बाद देखिए ये फोल्ड आ रही है, मतलब इतना और भी ज्यादा इसमें लूज है ये। यहाँ आप हाफ ब्रेक देख रहे हैं, ये शूज पर आ रही है लेकिन ये बिल्कुल कम इसमें लूजनेस है, मतलब ये ज्यादा लंबी नहीं है। क्वार्टर ब्रेक, क्वार्टर ब्रेक में आप देखेंगे कि बिल्कुल माइनर सा हल्का सा एक केवल एक आ रहा है लेकिन शूज के इस पॉइंट पर ये रुकी हुई है। और नो ब्रेक, ये जो पैंट होती है इसमें एक इतना सा भी लूज नहीं है, कोई फोल्ड्स नहीं आ रहे हैं, इसकी लंबाई पूरी तरह से जो है ये यहाँ आकर के खत्म हो गई है आपके शू के पॉइंट पर। तो ये आपके पैंट में जो है इस वाली बात पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हम जो ट्राउजर्स पहनते हैं, फॉर्मल ट्राउजर्स वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। जो लेडीज पहनती हैं उनमें ज्यादा ब्रेक नहीं दिया जाता, उनको ज्यादा से ज्यादा जो नो ब्रेक होते हैं जनरली तो हम लोग लड़कियों के लिए जो यूज किए जाते हैं वो एंकल लेंथ तक के यूज करते हैं और अगर फॉर्मल है तो वो नो ब्रेक पॉइंट पर जाके उनकी लेंथ को खत्म किया जाता है। अभी अब देखेंगे बैक स्टिच। बैक स्टिच मतलब नाम से ही पता चलता है, बैक स्टिच यानी उल्टा बखिया। ठीक, इट इज वन काइंड ऑफ हैंड स्टिच विच कैन बी मेड, विच कैन बी डन बाय मशीन। ये मशीन से तो लगती है, इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं हैंड, हाथ से की हुई भी है। हाथ से जब हम बैक स्टिच बनाते हैं तो ये दो तरह की होती है, एक हाफ बैक होती है और एक फुल बैक होती है। ये स्टिच की एक विशेषता होती है कि बहुत मजबूत होती है और उसमें जो टाँका, जब भी आप सुई को बाहर एक बार फैब्रिक में डालकर निकालते हैं, अगेन उस जो स्टिच आपका लगा उसके पीछे की तरफ से सुई को फिर से इंसर्ट करते हुए आगे की तरफ बाहर निकालते हैं। इससे ये उल्टी तरफ से देखेंगे, इस तरह से जो टाँके आपस में ये बंध जाते हैं और इससे अगर आप सिलाई लगाते हैं तो इसमें कभी अगर आपका कोई स्टिच ओपन हो जाता है, टाँका खुल जाता है, तो एक टाँका खुलने के बाद में ये वहीं रुक जाता है, आपकी पूरी सिलाई नहीं खुलती है। जनरल जब हम स्टिचिंग ओपन करते हैं, खोलते हैं सिलाई, तो एक टाँका खींचो, अगर बास्टिंग है तो एक बार आप खींचते हैं थ्रेड तो पूरी की पूरी सिलाई खुल जाती है, लेकिन बैक स्टिच में इस तरह से नहीं होता है। तो हाफ बैक स्टिच जो है हम फॉल लगाने के लिए या कभी हमें कपड़े को मजबूती से सिलना है, एकदम से ना खुले, वहां यूज कर सकते हैं। और जब मशीन नहीं होती थी, आज भी कुछ लोग जो मशीन की जगह हाथ से सिलाई करके कुछ बनाते हैं, जैसे कि कुशन कवर बना रहे हैं, हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम होते हैं उन्हें कई बार हाथ से स्टिच किया जाता है, तो वहाँ उन्हें मजबूती से सिलने के लिए, दोनों पीस को आपस में जोड़ने के लिए हाथ की फुल बैक स्टिच का यूज किया जाता है। ये देखिए बिल्कुल मशीन की तरह नजर आती है। ये सीधी ओर से मशीन के जैसा टाँका दिखाई देता है और उल्टी तरफ से इस ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये बीच में जो गैप आ रहा है वो नहीं, कंटिन्यू रहता है ये। तो ये आपकी जो है बैक स्टिच के दोनों टाइप्स हैं। अब है हमारा बारटेक। बारटेक, बारटेक यानी रीस्टिचिंग ओवर अ वेरी शॉर्ट लेंथ एंड इंक्रीज द एरिया ऑफ अ हाई लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ is called bartek. For example, belt loops and corners of pocket are bartek. जो हमारे गारमेंट्स होते हैं उनमें जो जगह पर, जो भी जगह पर जैसे बेल्ट के लूप है, इन पर प्रेशर पड़ता है,
फिर आप देखेंगे फ्लाई है, यहाँ प्रेशर पड़ता है और ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं और जब ये ओपन होती है या धोने के टाइम पर अगर ये ज्यादा खिंच जाए तो ये खुल सकते हैं, दोनों पार्ट यहाँ से जुड़े हैं। पॉकेट्स के जो किनारे होते हैं उनमें अगर हम हाथ डालते हैं और उन पर अगर कभी जोर से आप प्रेशर दे देते हैं तो ये खुल के अलग हो सकते हैं। तो पॉकेट्स के किनारों पर, बेल्ट के लुप पर, फ्लाई के एंड्स पर जो है इस तरह से बारटेक किया जाता है। ये एक तरह की जिगजैग सिलाई होती है जो ओवरलेप होती है, यानी एक साथ 3 से 4 बार इसमें जो एक के ऊपर एक टांके लगाए जाते हैं, जिससे ये जो इनके किनारे होते हैं ये मजबूत हो जाते हैं और ये ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए इनमें स्ट्रेंथ आ जाती है। ये है आपकी बारटेक। अब है हमारा बेस कोर स्पन थ्रेड। It is a one kind of special type of sieving thread in which center filament is remained and in outer side staple fibers is remained। देखिए इसमें जो है ये जो बेस कोर स्पन थ्रेड होता है इसमें अंदर की तरफ यानी धागा जब बनता है ये तो अंदर जो एक मेन आपका धागा होता है फिलामेंट होता है और उसके ऊपर जो स्टेपल यार्न्स होते हैं, स्टेपल जो होते हैं छोटे छोटे से जो रेशे होते हैं धागों के, उन्हें लगाकर और फिर इन्हें ट्विस्ट किया जाता है। जब ट्विस्टिंग की प्रोसेस होती है तो छोटे छोटे जो स्टेपल्स होते हैं वो इन फिलामेंट्स के साथ ट्विस्ट होके यानी इनके साथ जुड़ जाते हैं और इनमें बटाई हो जाती है। तो ये इस तरह से छोटे जो स्टेपल्स होते हैं वो बाहर रेशों के रूप में निकलते हैं और इन्हें बहुत सुंदर लगते हैं निकले हुए डेकोरेटिव या फैंसी आर्ट बनाने के लिए इस तरह का यूज। इनमें स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि स्टेपल्स जो होते हैं ये इनके ट्विस्टिंग से बाहर निकल जाते हैं छोर से, इस वजह से इनकी जो होती है वीविंग क्या लूज हो जाती है। लूज होने से ये जब इनसे बुनाई की जाती है तो ये काफी स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इनसे जो है इलास्टिसिटी क्रिएट होती है। ये देखिए इस तरह के होते हैं, इनके अंदर तो पूरा एक फिलामेंट है और ऊपर से स्टेपल्स को इनके साथ में ट्विस्ट किया गया है, इनके साथ में बांधा गया है। तो ये आपके कौन से हो गए बेस को स्पन थ्रेड, इसे बोलते हैं स्पन थ्रेड। फिर आपका बेसिक पैटर्न सेट। बेसिक पैटर्न सेट यहाँ आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा हम पैटर्न में यूज करते हैं। द 5 blocks named bodies front, bodies back, sleeve, skirt front and skirt back is known as basic pattern set। ये जनरली 5 पीस का सेट होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पैटर्न सेट, बेसिक पैटर्न सेट में कितने पीस इंक्लूड होते हैं, तो इसमें 5 जो पीस होते हैं आपकी बॉडी फ्रंट बैक स्लीव और स्कर्ट का फ्रंट एंड बैक, इसे हम क्या कहते हैं बेसिक पैटर्न सेट। इसी का यूज करके हम अपनी जो है पैटर्न्स को डिजाइन देते हैं। इनमें कोई डिजाइन्स नहीं होती है, कोई इनमें अलग से डिजाइनिंग के लिए कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ इसमें बेसिक बॉडी शेप के लिए जो डार्ट्स की जरूरत होती है फ्रंट और बैक में, स्कर्ट्स में और स्लीव में, इन डार्ट्स को इसमें दिया जाता है और इन्हीं से फिर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। अब है आपका बास्टिंग। बास्टिंग बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं, कच्चा टांका। कच्चा टांका जिसे हम कहते हैं, हमारे टर्म्स, हमारे लिए क्या टर्म्स रहेगा कच्चे टांके के लिए, हम कच्चा टांका नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि सिलने से पहले इसकी बास्टिंग करो, इसे बास्ट करो। तो बास्टिंग में जो है इस तरह से देखिए ये कच्चे टांके यूज किए जाते हैं, ये बड़े बड़े लगते हैं। दूसरी एक विशेषता इनकी होती है कि हमेशा दूसरे कलर के धागे से लगाए जाते हैं, क्योंकि इन ये टांके आपके परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट स्टिचेस होती हैं जो कपड़ों में लगी रहती हैं और बास्टिंग को हम यूज होने के बाद निकाल देते हैं, यानी दो कपड़ों को जब हमें जमा कर देखना है या सिलकर देखना है तो हम उन्हें बास्टिंग करते हैं। जब हम उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तब इन्हें हटाकर इसकी जगह पर हम पक्की सिलाई लगा देते हैं, या पक्की सिलाई लगाने के बाद में इन्हें हम निकाल देते हैं। तो ये अगर ऑड कलर के होते हैं तो इन्हें निकालने में आसानी होती है। तो ये हो गई आपकी बास्टिंग स्टिच। फिर है हमारी ब्लाइंड स्टिचिंग। ब्लाइंड स्टिचिंग यानी अंधी सिलाई। ये स्पेशल टाइप की स्टिच होती है जो कि सरफेस पर देखिए विजिबल नहीं होती है। यहाँ हमने इसके दोनों पार्ट दिए, अंदर से इसमें इस तरह की स्टिचिंग होती है और यहाँ सरफेस पर कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देती, लेकिन ये पीस आपस में जुड़े रहते हैं। ये ज्यादातर ट्राउजर्स के बॉटम पर की जाती है। तो इसमें इसके लिए मशीन आती है ब्लाइंड स्टिच मशीन, उसका यूज करके इसमें सिलाई की जाती है। इसमें कपड़े को फोल्ड जब करते हैं तो डबल फोल्ड करते हैं और इस तरह से टांके लगते हैं। तो ये जो पॉइंटेड है ये सिर्फ इस कपड़े को पकड़ती है, वापस हम इसे फोल्ड को इसके ऊपर डाल देते हैं तो ये ऊपर आपको स्टिचिंग नजर नहीं आती है और इस तरह से आपकी क्या तैयार होती है ब्लाइंड स्टिच। अब है आपकी ब्लाइंड हेम। ये आप लोगों ने अभी जब शुरू में एडमिशन लेते हैं तब हम लोग डिफरेंट टाइप की हेमिंग यानी तुरपाई, हेमिंग यानी क्या होती है तुरपाई, हम जब तुरपाई सीखते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं तुरपाई के, तो उसी में आपकी एक होती है ब्लाइंड हेम, यानी
अंधी तुरपाई, इसमें आपको सीधी तरफ बिल्कुल बारीक टाँका नजर आता है और उल्टी साइड भी आप देखेंगे कि इसमें धागा नजर नहीं आता है, सिर्फ इस तरह से एक छोटा सा स्टिच होता है। इसमें हमने जो कपड़ा फोल्ड किया है इसी के अंदर से हम अगला टाँका बनाने के लिए अंदर ही अंदर सुई को ले जाकर यहाँ बाहर निकालते हैं। देन फैब्रिक का जो मेन फैब्रिक है उसके साथ में इसको पकड़ के ऊपर एक स्टिच लगाते हैं। तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से आपके जो है धागे ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें जो है कपड़े में छेद नहीं हो पाते हैं और ये पूरी तरह से जो है आरा इसमें सिलाई लग जाती है, कपड़ा आपका फोल्ड होता है और फिनिशिंग नजर आती है। इस तरह की तुरपाई आप जो डेलिकेट फैब्रिक के ट्रांसपेरेंट कपड़े होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं जिससे कि धागे नजर ना आए। अब है बॉडीज। बॉडीज मतलब होता है शरीर का ऊपरी भाग, यानी द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वुमन गारमेंट विच आर एक्सपेंडेड फ्रॉम नेक टू वेस्ट इज कॉल्ड बॉडीज। गले से लेकर कमर तक का जो होता है भाग फैला हुआ उसे कहते हैं हम बॉडीज। अभी बॉडीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट बॉडीज है, एम्पायर बॉडीज है, सेमी एडजस्टेड बॉडीज है, एडजस्टेड बॉडीज है। अलग अलग तरह की आप देख रहे हैं यहाँ पर हम डार्ट्स का यूज करते हैं और इस तरह से इनमें जब डार्ट्स को यूज करके ड्रेसेस बनाए जाते हैं तो उन्हें अब हम ये जो गारमेंट जितने बन रहे हैं इनके लिए हमने सिर्फ कमर तक की लंबाई ली है, इसे हम क्या कहेंगे, बॉडीज। बायस। बायस मतलब होता है उरेब। बायस यानी उरेब या तिरछा। कोई फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? फैब्रिक में एक होता है आपका वार जो लंबाई का धागा होता है, दूसरा होता है आपका वेफ्ट जो चौड़ाई का धागा होता है, यानी ये खड़ा धागा और आड़ा धागा। यहाँ होती है सेल्वेज। सेल्वेज हमेशा कपड़े की लंबाई में पाई जाती है यानी वार्प साइड में। तो ये जो है आपके धागे वार्प हैं और ये आपके वेफ्ट हैं। इन दोनों को अगर इस वेफ्ट वाली जो किनारी है इसको हम इस सेल्वेज के ऊपर लेकर आए और इन दोनों को मोड़ें तो बीच में एक तिरछी लाइन हमें मिलती है, ये इसी को हम कहते हैं बायस यानी उरेब। इस तरह से कपड़े में वेफ्ट में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, वार्प में कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता, लेकिन इधर से अगर हम देखेंगे तो कपड़े में खिंचाव यानी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो इस तरह से ये 45 डिग्री पर एग्जैक्ट होता है, इसे ट्रू बायस कहते हैं। एग्जैक्ट जब हम इतना बायस से कटिंग करते हैं तो इसे ट्रू। देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है वार्प और वेफ्ट मिलके। इसी एंगल को जब 20 से आधा किया जाता है तो ये आपका बायस होता है। जब एग्जैक्ट आप इसे इतना ही तिरछा करते हैं और दोनों किनारों को मिलाकर बायस कटिंग करते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रू बायस। ट्रू बायस यानी 45 डिग्री पर काटा गया ओरेब कपड़ा। फिर आपका बोनिंग। बोनिंग हम लोग देखते हैं कई गारमेंट में, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये है क्या। जब हम इसके टर्म को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझेंगे जब तक, क्योंकि हम लोग अभी इतना इसमें यूज नहीं करते हैं। ये बहुत ज्यादा हाई फैशन के गारमेंट्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं। अब किड्स वेयर में फ्लेयर के लिए, फ्रिल के लिए बोनिंग का यूज किया जाता है। ये प्लास्टिक या मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जो गारमेंट के साथ में शेप और सपोर्ट देने के लिए उसको और उसी शेप में उसको जमाए रखने के लिए यूज की जाती है। इस तरह के ड्रेसेस हम देखते हैं हाई फैशन, हाई क्लास जो ड्रेसेस होते हैं, इस तरह के फैशनेबल जो वेडिंग गाउन्स वगैरह होते हैं, इनमें बोनिंग का यूज किया जाता है जिससे इनमें स्ट्रेपलेस होते हुए भी ये बॉडी पर फिट बैठे रहते हैं। देखिए यहाँ किस तरह से ये आपके जो बस पर जो है इसमें बोनिंग को सिलकर इसके साथ में सिला गया और यहाँ पर भी ये बोनिंग दी गई है जिससे कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपकी बॉडी पर टिका रहता है और कहीं से भी ये गिरता नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो स्कर्ट्स होते हैं या पार्टी गाउन्स होते हैं, बच्चों के फ्रॉक्स होते हैं, उनका जो फ्लेयर होता है हम बोलते हैं टोकरे की तरह, बिल्कुल जो अम्ब्रेला फ्लेयर होता है, सर्कुलर फ्लेयर, नीचे से एकदम बिल्कुल टोकरे की तरह बिल्कुल सेट रहता है। तो उसमें भी जो बॉटम पर उसमें इस तरह से बोनिंग को स्टिच किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसको जैसा क्या जैसा ही जमा रहने में सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लेयर आपका बिल्कुल मुड़ता नहीं, उसमें कहीं भी फोल्ड नहीं आते, एज इट इज बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम लोग कार्टून्स में देखते हैं इस तरह की मूवीज में कि किस तरह से फ्रॉक एक जैसे बिल्कुल रहते हैं। तो ये बोनिंग का यूज जो है प्लास्टिक के होते हैं और इनको गारमेंट में सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हम सबसे ज्यादा देखते हैं वायर पिको। उसमें एक नायलॉन का वायर जो होता है वो पिको में साथ में लिया जाता है, उससे फ्रिल का आप देखते हैं शेप किस तरह से हो जाता है और वो वैसी की वैसी ही जमी रहती है। आप वॉश करते हैं तब भी वो बैठती नहीं है, फ्लैट नहीं होती है। उनमें भी ये
तो वायर्स जो हुए इस तरह के प्लास्टिक की टेप हुई है चौड़ी सकड़ी डिजाइन के आधार पर आप ले सकते हैं, इन्हें हम बोनिंग कहते हैं। अब है आपका बॉबिन। बॉबिन सबसे मशीन पर जब आप काम करते हो, शुरुआत करते हो, मशीन में सिलना है तो नीचे के धागे के लिए आपको बॉबिन की जरूरत पड़ती है। मशीन में ऊपर का धागा तो स्पूल में लगाया जाता है और नीचे के धागे के लिए हम बॉबिन यूज करते हैं। बॉबिन में हम धागा वाइंड करते हैं और इसे हम बॉबिन केस के अंदर लगा के शटल में लगाकर नीचे के थ्रेड को तैयार करते हैं और इस तरह से मशीन में आपका नीचे का धागा जो होता है बॉबिन के थ्रू आता है। ये है बॉबिन और ये है बॉबिन केस। इस बॉबिन केस के अंदर ही बॉबिन को लगाया जाता है। अब है ब्रोकेट। ब्रोकेट मतलब क्या होता है? ब्रोकेट एक फैंसी कपड़ा होता है और ये जेकॉर्ड वीविंग से बना होता है। जेकॉर्ड लूम पर इसको तैयार किया जाता है जिस पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के लिए कार्ड्स लगे होते हैं और उसके अनुसार इस तरह की डिजाइन तैयार की जाती है। तो ये जो होता है इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं इसमें पूरे कपड़े में पैटर्न्स बने होते हैं, फ्लोरल डिजाइन्स हो सकते हैं ये, और इनमें जो है जरी के ज्यादातर जो है शाइनिंग वाले जो धागे डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं। पहले के टाइम में जब इस तरह की बुनाई होती थी और वो कपड़े बनते थे, क्योंकि फैंसी गारमेंट होते हैं, हेवी पार्टी वेयर ड्रेसेस इनसे बनाए जाते हैं, तो इनमें जो है सोने चांदी के धागों का भी तारों का भी यूज किया जाता था डेकोरेशन के लिए। आजकल तो इस तरह के प्लास्टिक के और कोटेड जो होते हैं थ्रेड का यूज किया जाता है, लेकिन पहले इनमें सोने चांदी की तारों के साथ काम किया जाता था। और इससे जो फैब्रिक बनता है वो हेवी होता है, बहुत सॉफ्ट और शाइनी होता है। इससे कई बार अपहोल्स्ट्री, इस तरह की जो वीविंग होती है आपको अपहोल्स्ट्री में, मतलब जो डेपरीज में और इवनिंग वियर्स में देखने को भी मिलती है। तो ये जो वीविंग है बहुत अच्छी होती है और जेकॉर्ड लूम की सहायता से इसको किया जाता है। इसे हम कहेंगे ब्रोकेड। फिर है आपका बैलेंस्ड क्लॉथ। बैलेंस्ड क्लॉथ मतलब फैब्रिक की जब बुनाई होती है तो उसमें आपको पता है वोवन फैब्रिक में दो धागे होते हैं, एक होता है वार्प और एक होता है वेफ्ट, यानी लंबाई का धागा और चौड़ाई का धागा। अब इनमें जब लंबाई और चौड़ाई के धागों का इक्वल रेशो होता है, यानी 1:1, यानी दोनों धागे एक ही धागा लंबाई में और एक ही धागा चौड़ाई में है, या दो दो धागे हैं और एक जैसे जब कपड़े की बुनाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम बैलेंस फैब्रिक कहते हैं। कई कपड़ों की जो बुनाई होती है उनमें क्या होता है कि अनइवन रेशो होता है, यानी कि 2:1, 3:1, 2:3 है, इस तरह से, तो वो बैलेंस नहीं होता है। लेकिन जब आपके रेशो ऑफ वार्प यार्न टू फीलिंग यार्न इन फैब्रिक बैलेंस, फैब्रिक पे बैलेंस होते हैं, वार्प और फीलिंग यार्न यानी वेफ्ट यार्न का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपके जो होते हैं ये पर इंच जो होता है कपड़ा, उसके आधार पर हम इनकी काउंटिंग करते हैं थ्रेड्स की, उसमें ये इक्वल होना चाहिए। तो उस तरह के कपड़े को हम बैलेंस्ड क्लॉथ कहते हैं। फिर है आपका बंडल। बंडल हम लोग इंडस्ट्री में जब काम करते हैं या कई लोग जो है घर लाकर भी काम करते हैं, कहीं से कटिंग किया हुआ, जैसे अभी बहुत सारे लोग मास्क बना रहे हैं तो मास्क या कटिंग किए हुए मिल जाते हैं सिलने के लिए, उन्हें देके तो इस तरह से बंडल्स में उन्हें दिया जाता है, जैसे कि 100 के बंडल बना दिए, 50 के बंडल्स बना दिए। ये जब इंडस्ट्रीज में काम होता है तो जब कटिंग हो जाता है आपका फैब्रिक, पैटर्न मेकिंग के बाद में आपकी स्प्रेडिंग होके कटिंग होता है, कटिंग के बाद में इनके जो है साइज अलग अलग करके, क्योंकि कटिंग जो होती है बल्क में होती है तो उसमें फिर पीसेस को साइज के अकॉर्डिंग और कलर्स के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग करके इनके बंडल बना दिए जाते हैं। उन पर इस तरह से टिकट लगा दिए जाते हैं जिस पर कि इनका साइज, इनका स्टाइल और कितना ये पीसेस हैं ये सब कुछ दिया जाता है। इसे हम कहते हैं बंडल। फिर ब्लेंडिंग ऑफ पैटर्न। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग क्या होती है? ब्लेंड करना। जनरली हम ब्लेंडिंग का यूज किचन में करते हैं, ब्लेंड करना है कोई चीज को, तो इसमें जो है आपकी जो लाइंस होती हैं, जैसे हम लोग जब ड्रैपिंग करते हैं तो हम एक बॉडी फॉर्म के ऊपर ड्रैप करते हैं और उस पर हमें जैसे जैसे जो लाइन मिलती है उन पर हम पेंसिल चलाकर या चौक चलाकर मार्किंग लेते जाते हैं। अभी जब हम बॉडी फॉर्म के ऊपर काम करते हैं तो लाइन स्मूथ नहीं होती है, अगर हम काटेंगे तो क्या इस तरह से आड़ा टेढ़ा काटेंगे फैब्रिक को? नहीं, उन लाइन को हमें स्मूथ करना होता है। तो हम उसको, उस पीस को ड्रेपिंग के लिए जब हम फॉर्म पर लगाते हैं, उस पर पिनिंग करते हैं, उसमें जो डार्ट हमें मिलती हैं उनको हम सेट करते हैं और उन पर चौक से मार्क करते हैं। अब इन लाइन को ट्रूइंग, इस ब्लेंडिंग की जो प्रोसेस की जाती है वो ट्रूइंग में की जाती है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि उन लाइंस को
फ्रेंच कर्व हुए, आपके रूलर्स हैं, आपके जो मास्टर पैटर्न है, इनकी मदद से जो है हम इनको ये लाइंस को स्ट्रेट बनाते हैं और प्रॉपर हम इन्हें चौक या पेंसिल की हेल्प से एक जैसा स्मूथ लाइंस को ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग कटिंग लाइन और सीम लाइन दोनों को मार्क करते हैं। तो इस तरह से जब लाइन को स्मूथ किया जाता है, एक जैसा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। अब ये है आपके बार कोड। बार कोड मतलब क्या होता है? ये एक कोड होता है जो इंटरनेशनल होता है। इसे सब जगह पर इसके लिए स्कैनिंग मशीन होती हैं। ये आप देखते हैं कि हम जब कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड गारमेंट्स खरीदते हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं या यहाँ से इंपोर्ट भी किए जाते हैं, तो उनमें जो प्राइस टैग होते हैं वो डायरेक्ट इस तरह से रुपीज में या किसी करेंसी में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उन्हें लिखने के लिए बारकोड का यूज किया जाता है। इन बारकोड को पढ़कर ही, या स्कैनर होते हैं इन्हें पढ़ने के लिए पर्टिकुलर, और स्कैनर से उन्हें स्कैन करते हैं और वो उसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स की हेल्प से जो इन्हें रीड किया जाता है। तो ये होते हैं आपके बारकोड। अब है ब्लेंड। ब्लेंड मतलब अभी हमने देखा था ब्लेंडिंग, और अब ब्लेंड अलग चीज है। ब्लेंडेड यार्न होता है, यानी धागा होता है। जब मोर देन वन फाइबर टाइप मिक्स्ड, एक तरह फाइबर में एक से ज्यादा तरह के जो धागों को मिलाकर और फिर उनको ब्लेंड किया जाता है, और उन्हें मिलाकर जब कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक। और इस तरह के धागे को कहते हैं ब्लेंडेड यार्न। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा ना कि टेरिकॉट के कपड़े में एक जो धागा होता है सिंथेटिक होता है और एक कॉटन का होता है। पॉलिस्टर में एक धागा जो मिक्स होता है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे वुलन्स में या एम्ब्रॉयडरी में, हम देखते हैं कई तरह के ऐसे फैंसी यार्न होते हैं, जो कपड़े होते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं सिंथेटिक होते हैं, लेकिन उनमें कॉटन जैसा इफेक्ट आता है। तो उनमें कॉटन के साथ में एक जो है दूसरे धागे को ब्लेंड करके और उनको दोनों को मिलाकर ट्विस्ट किया जाता है। इस तरह से देखिए, दो अलग अलग ये यार्न आ रहे हैं, धागे आ रहे हैं यहाँ, इन्हें ट्विस्ट करके और फिर ये एक बनाकर इनमें वाइंड किया जा रहा है इसे रील पर। तो इस तरह से जब इन्हें मिक्स किया जाता है, तो जो धागा तैयार होता है वो ब्लेंडेड यार्न कहलाता है, और जो कपड़ा तैयार होता है उसे ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। अभी ये जो है, अभी आप अपनी जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, उसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो टर्म्स है हमारे बेसिक टर्म्स है, जो हम जनरल अभी आप पढ़ रहे हैं, उस दौरान सारे के सारे आपने यूज किए। जब आपने शुरुआत में फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा, तब बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। अब हम आए बाउंड बटन होल पर। बाउंड बटन होल जो होता है, ये एक तरह का बटन होल है जो कपड़े में सिलकर तैयार किया जाता है। इसके लिए जो कटा हुआ जगह होता है, बटन के लिए जो कट लगाया जाता है, उसको देखिए इस तरह से ये फिनिश किया जाता है लिप्स बनाकर। इसे, इनका जो शेप होता है लिप की तरह दिखता है। और ये जैकेट्स में और टेलर्ड गारमेंट जो होते हैं, कोट होते हैं जेंट्स के, ओवर कोट या हमारे वुलन कोट्स होते हैं, उनमें ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। इसमें बहुत सकड़ी सकड़ी सी जो पट्टियां होती है, उनको सीधी तरफ से सिलकर अंदर पलट कर इस तरह से लिप के शेप में सिला जाता है, और इस तरह से आपका जो है बाउंड बटन होल तैयार होता है। अब है बोविंग। बोविंग मतलब कपड़े में एक तरह का डिफेक्ट होता है। ये हम मार्केट से जब कपड़ा खरीद कर लाते हैं, स्पेशली हम साड़ियां जब खरीदने जाते हैं, तो उनमें कई बार इस तरह से तिरछा कपड़ा मिलता है हमें, ऐसे तिरछा सा, तो इसे बोलते हैं बोविंग। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, चेक्स इसमें देखिए, यहाँ कम होते होते यहाँ पर ज्यादा आ गया है। इस तरह के कपड़े कई बार तो वीविंग में डिफेक्ट होने के कारण बन जाते हैं। बुनाई के समय ही कपड़ा, धागा सही से नहीं लगा होता, एक तरफ के धागे पर ज्यादा खिंचाव पड़ रहा है, प्रॉपर उनकी सेटिंग नहीं हुई, तो हो जाते हैं। कई बार फिनिशिंग के दौरान जो है इन पे एक तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा इन्हें स्ट्रेच कर दिया जाता है, तो होता है। तो फैब्रिक ग्रेन्स दैट आर नॉट ए ट्रू राइट एंगल कॉजेज द फैब्रिक इफेक्ट बोविंग, स्कीविंग और अ कॉम्बिनेशन बोथ। जब इस तरह से गोलाई में होता है तो इसे बोविंग कहते हैं, और अगर ये बिल्कुल ऐसे तिरछा होता है एकदम स्ट्रेट, तो इसे स्कीविंग कहते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर आपको बोइंग में देखिए गोलाई में दिख रहा है, ये स्ट्रेट ग्रेन है, कपड़ा ऐसे स्ट्रेट होता है। अगर इस तरह से गोलाई में होता है तो बोविंग होती है, और इस तरह से अगर तिरछा होता है तो ये स्कीविंग होती है। तो ये फैब्रिक डिफेक्टेड होते हैं, जो हमें बहुत सस्ते में सेकेंड हैंड फैब्रिक्स में मिल जाते हैं। सीखने वाले लोग इनका यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनका यूज करके कोई गारमेंट बनाते हैं, तो उनकी फिटिंग भी प्रॉपर नहीं आती है, और ना ही उनमें फिनिशिंग आ पाती है, क्योंकि उस कपड़े में ही डिफेक्ट है। हम इस तरह के कपड़े में प्रॉपर लेआउट नहीं कर सकते हैं।
अब है आपका बॉर्डर फैब्रिक। बॉर्डर फैब्रिक मतलब किनारी वाला कपड़ा, बॉर्डर की डिजाइन, किनारी। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से कपड़े में बॉर्डर दिखाई दे रही है। ये जो बॉर्डर होती है ये इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब कपड़े में बुनाई के समय ही, बुनाई के साथ में ही इसकी बॉर्डर तैयार की जाती है। आप देखेंगे बाकी कपड़ा प्लेन है, केवल किनारों पर आपको जो है बॉर्डर नजर आ रही है। तो ये प्रिंटेड भी हो सकती है, इसमें पेंटिंग भी की जा सकती है, इसके ऊपर ब्लॉक भी किए जा सकते हैं, छपाई होती है, कभी ये प्रिंटेड होती है, कभी कभी वीविंग में होती है। तो किसी भी तरह से जब किनारों पर ये जो होते हैं, ज्यादातर आपके स्कर्ट्स के बॉर्डर में, साड़ी के बॉर्डर किनारों पर चौड़ाई में, लंबाई में, दोनों तरफ दिखाई देते हैं। जनरली जो बॉर्डर बनाए जाते हैं वो जो होते हैं कपड़े की चौड़ाई में, यानी कि आप देख रहे हैं साड़ी में ये सेल्वेज होती हैं और ये चौड़ाई में, यानी पैनल पर जो होती है आपकी कुर्ती में, स्कर्ट्स में, ये ज्यादातर देखी जा सकती है। केवल साड़ियों में ही लेंथ में बॉर्डर होती है। जनरली जो बॉर्डर कपड़ों में किनारों पर, दुपट्टों के दोनों किनारों पर भी होती है। तो बॉर्डर किस तरह से बनती है, एक तो आपकी वीविंग में ही बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है। दूसरी आप इसे पेंटेड हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, या अलग से आप लेस या बॉर्डर लगा सकते हैं। और ये हमेशा हेम पर यानी किनारे पर, कपड़े की हेम, बॉटम, जहां भी कपड़े की खत्म होती है लंबाई या चौड़ाई, उसे हम हेम लाइन कहते हैं या बॉटम लाइन कहते हैं। ये आपकी जो है बॉर्डर कहलाएगी। तो ये आपने अब आज हमारी जो है सारी की सारी ये देखी है टर्मिनोलॉजी, जो कि आपकी फैब्रिक से रिलेटेड है। आज हमने सिर्फ ए और बी, दो जो अल्फाबेट्स हैं, इनसे शुरू होने वाले टर्म्स को हमने पढ़ा है। और अब इसके आगे के टर्म के लिए हम अगली आपसे वीडियो शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू।